चलिए शुरू करें। ठीक है, कल का चैप्टर मतलब हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है ना, तो हेडिंग है आपकी, जो बच्चे नहीं आए थे वो एक बार के लिए देख लें, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, 6। न्यू बुक्स जो है उनके लिए 6 है, बाकी मेरे ख्याल से ये 10th चैप्टर था। ठीक है ना, पुराने बुक्स का कौन सा चैप्टर है, ये 10th चैप्टर। ठीक है, चलिए तो अगर 10th की बात करें, इसको पुराने बुक्स से पढ़ेंगे चले तो ये 10th चैप्टर है। ठीक है ना, अब सबसे पहले तो हेलो एल्केन होता क्या है, जो बच्चे नहीं आए थे वो आराम से सुन लें। हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, तो बेटा आप सब लोग ये जब जानते हैं कि एल्केन क्या होता है। एल्केन एक तरह का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन। जानते हो सब लोग, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि जब भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो क्या बनते हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्काइल ग्रुप बनते हैं। सिंपल सी बात है ना। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और जब किसी एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो बनता है एल्काइन, जिसको हम लिख सकते हैं CnH2n+1। अब अगर इसी एल्काइल ग्रुप में एक हेलोजन को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हेलोजन को जोड़ दिया जाए, मतलब अगर मैं सीधा बोलूं कि हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आ जाए, वो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, वो सब हम कैलकुलेशन के मेथड्स में पढ़ेंगे। और अगर किसी कारण से हाइड्रोजन हट जाए और हेलोजन उसकी जगह पे आ जाए तो हम क्या बेटा, उधर नहीं देखना है, इधर देखना है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तब जो कंपाउंड बनेगा उसे कहा जाएगा एल्काइल हैलाइड। क्या बोला जाएगा, एल्काइल हैलाइड। इसी को तुम बोलते हो हेलो एल्केन। अब दोनों में फर्क क्या है, हेलो एल्केन इसका IUPAC नाम है। एल्काइल हैलाइड्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली तो बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, लेकिन इसका जो IUPAC नाम है वो क्या हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने एक H हटा के X जोड़ दिया है तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा +1X। अगर एग्जांपल लेने की बात करें, मान लीजिए मैंने लिया है मीथेन। क्या है ये, मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो अब इसके बाद में ये बनेगा मिथाइल। क्या बनेगा, मिथाइल। यहां मैं लिख देता हूं, ये एक डैश आ जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल। और जब मिथाइल में एक हेलोजन आ जाए तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, ये मिथाइल हैलाइड। ठीक है ना, CH3X। यहां तक ओके। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में ये रखना है कि हम एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, वो सिंपली और कुछ भी नहीं है, किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया जाए और उसके स्थान पर क्या आ जाए, आपका हेलोजन आ जाए, उसकी प्लेस पे हेलोजन आ जाए, जिसे हम एल्काइल हैलाइड्स हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी दूसरी जो हेडिंग है हेलो एरीन्स, इसका मतलब भी समझ सकते हैं आप। जब भी किसी बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला C6H6, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हर कार्बन पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम होता है। और अगर इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे हेलोजन को ऐड कर दूं, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग ऐसे किया, वैसे अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब भी किसी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, जिसको हम अक्सर C6H5 डैश लिखते हैं, ये कहलाता है बेटा फेनिल ग्रुप। क्या कहलाता है ये, फेनिल ग्रुप। ये क्या है हमारा, बेंजीन। क्या है ये, बेंजीन। तो उस फेनिल ग्रुप की जगह पे अगर कोई H जुड़ जाए तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा हेलो एरीन। क्या बोला जाएगा, हेलो एरीन, है ना, याद रखना हेलो एरीन में। अब जो ये बेंजीन रिंग है इसी को हम एरीन भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम हम कई बार क्या बोलते हैं, एरीन्स। तो ये हेलो एरीन्स, आप चाहें तो इसे हेलो बेंजीन बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। पर चैप्टर की हेडिंग को देखते हुए मैंने हेलो एरीन नाम रखा है, वही याद रखना। हेलो बेंजीन भी कोई गलत नहीं है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हम बोलते हैं, हम बोलेंगे, तो आपको ये याद रखना है, यही हेलो एरीन या हेलो बेंजीन कहलाया जा सकता है। ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। एक और छोटी सी चीज याद रखना, क्योंकि देखो हमारे कोर्स में सिर्फ हेलो एल्केन्स है, तो ये मत सोचना सर हेलो एल्कीन्स पढ़ाएंगे क्या, हेलो एल्काइन्स पढ़ाएंगे क्या, होते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। हेलो
एल्केन्स ही पढ़ने हैं, इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन कि भाई हेलो एल्केन चीज क्या है हमें वो पता। अब हम क्या करेंगे, हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है हेलो एल्केन्स। कई बार हेलो एल्केन्स को हम लोग RH लिख के छोड़ देते हैं। बेटा R का मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप। तो जहां कहीं पे भी आपको RH दिखे, RH का मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड। क्या है ये? एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल X जुड़ गया तो क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। अब इसका करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। एक और चीज हेलो एल्केन में याद रखना कि कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि हेलो एल्केन है तो एल्केन है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कार्बन का क्या होना जरूरी है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है। ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। एल्केन में क्या होता है? कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो हमने तो सिर्फ कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, उसकी जगह पे क्या लाया है? हैलोजन। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें किसी तरह से कोई चेंज नहीं होती है। हाँ, उसकी हल्की फुल्की बॉन्ड एंगल्स में चेंज आ सकता है। तो बॉन्ड एंगल में चेंज का मतलब है कि जब CH4 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हुआ करता है, पर वहां पे सारे हाइड्रोजन एटम्स थे, तो अब यहाँ पर एक हेलोजन एटम आ गया, और हेलोजन एटम के पास क्या होता है बेटा? लोन पेयर्स। तो मे बी पॉसिबल इस लोन पेयर और बाकी बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो बॉन्ड एंगल को हल्का फुल्का क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट वाली एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रखेगी, बट नो डाउट यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3 ही रहनी है, वो ही रहेगी। इज इट क्लियर? नाउ अब हमें क्लासिफिकेशन को देखना है, तो बेटा हमारे पास हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन है, और किस बेसिस पे आप देख रहे हो? तो देखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला आपका कैटेगरी बनता है बेटा मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स, नाम से समझ में आ रहा है, ओनली वन हैलोजन एटम होगा इसमें। कितने हैलोजन एटम होंगे? वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो वन हैलोजन एटम होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? मोनो हेलो एल्केन। क्लियर है? अब ये जो मोनो हेलो एल्केन है ये कुल 3 तरह के होता है, ठीक है ना? तो देखिए कौन सा। पहला आपका कहलाता है आपका 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, ठीक है? इसको आप प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। गेट बंद करके रखिए। प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन भी इसको कह सकते हैं। अब प्राइमरी कब कहेंगे? स्टॉपर लगा देना। अब प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कब बोलेंगे? तो सीधी सी बात है कि जब आपका हैलोजन, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, जब आपका हैलोजन एटम खुद प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। सर ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है? तो चलिए इधर देखिए, अलग से 3 या 4 तरह के हम कार्बन एटम्स की बात कर सकते हैं। जब भी आपका एक कार्बन एटम डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा होता है वो उतने ही डिग्री का कार्बन कहलाता है। जैसे ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका क्या हो गया? ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन यहाँ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन डायरेक्टली 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 4 डिग्री कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन आर अटैच्ड। ये दोनों, ये सारे के सारे क्या है? 1 डिग्री है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कार्बन कौन है, टर्शियरी कार्बन कौन है, और क्वाटरनरी कार्बन कौन है। 3-4 तरह के हम लोग कार्बन पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमारा हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो 1 डिग्री कैटेगरी में आता है। जिसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो जिसके एग्जांपल अगर हम इधर लिखें, ठीक है, तो हम अगर इधर लिखें तो देखिए CH3 CH2 Cl। Cl हमारा कौन हो गया? हैलोजन एटम हो गया। हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है? तो देखो ये कार्बन 1 डिग्री है। सब कैसे पता चला? ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री में आ जाएगा।
इसके अलावा अगर बात करें जैसे CH3 CH2 और ये CH3 और यहां मैं अगर ये लिख दूं, देखो मैंने Cl यहां लिखा है, ये मेरा जो Cl है ये किस कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये किस टाइप का है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में आएगा। प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे क्योंकि हेलोजन के नंबर भी कितने हैं 1 और वो भी जुड़ा किससे है, एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। अब इसके बाद में अगर बात करें बी 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, इसको हम सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन भी बोलेंगे, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन भी बोलेंगे। वही सेम चीज जब मैं वापस लिखूंगा, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन एटम, हेलोजन एटम जो होगा वो कौन से कार्बन पे होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम पे होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। सेकेंडरी का एग्जांपल यहां देखिए, यहां पर अगर मान लीजिए हम लोग ये CH यहां CH3 और अगर मैं यहां पर X लगा दूं, अब मेरा ये हेलोजन एटम या Cl लगा दूं, ये हेलोजन एटम देखिए ये जो कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन एटम अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज अगेन अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम्स एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। ये वापस कितना से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये कार्बन कैसा हुआ, 2 डिग्री। हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी में आ गया। अब सी में आता है 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन या टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। टर्शियरी में सिंपल सा आपका वापस वही कार्बन एटम जो कि हेलोजन से जुड़ा हुआ है, वो आगे वापस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, दैट इज 3 डिग्री कार्बन एटम। इन तीनों कैटेगरी में देखिए हेलोजन एक ही है, क्योंकि हेलोजन एक ही है इसलिए ये मोनो हेलो एल्केन है, और वो हेलोजन एक हेलोजन एटम अगेन जिन जिन कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसे हैं, एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। एक बात बताइए, क्या क्वार्टरनरी या 4 डिग्री मोनो हेलो एल्केन हो सकता है? क्या 4 डिग्री मोनो हेलो एल्केन हो सकता है? जी नहीं। सर क्यों नहीं हो सकता? चलो, अगर आप 4 डिग्री कार्बन बनाना चाहोगे तो आपके कार्बन को कितने कार्बन से जुड़ना पड़ेगा, 4 कार्बन से, फिर हेलोजन कहां जुड़ेगा? तो इसका मतलब हेलोजन जुड़ने की जगह ही नहीं बची। तो ये 4 डिग्री कार्बन तो होता है लेकिन 4 डिग्री हेलो एल्केन नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर हमें 3 तरह के मोनो हेलो एल्केन पहचान में रखने हैं। मोनो हेलो एल्केन इतने ही होते हैं, आपको इनके सबके IUPAC नेम हम नेक्स्ट इसी के आगे बात में करेंगे, आगे वाले लेक्चर में करेंगे। बट अभी आपको सिर्फ एग्जांपल समझ में आना है कि भाई 1 डिग्री कब बोलेंगे, 2 डिग्री कब बोलेंगे, 3 डिग्री कब बोलेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, इसी में ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम में हम नेक्स्ट बात करेंगे मोनो के बाद में कौन आता है, डाई हेलो एल्केन्स या डाई हैलाइड्स, जो भी कहना चाहो। सेकंड कैटेगरी बेटा आपकी है डाई हेलो एल्केन्स, इसी को आप डाई हैलाइड्स भी बोलते हो। नाम से समझ में आ रहा है, डाई मतलब 2, तो कितने एटम्स होंगे, 2 हेलोजन एटम्स होंगे। कितने हेलोजन एटम्स होंगे, 2 हेलोजन एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वापस जो डाई हेलो एल्केन्स है, ये वापस कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, है ना। तो 3 टाइप्स होते हैं इनके। पहला कौन सा टाइप है, पहला टाइप कहलाता है बेटा आपका जेम डाई हैलाइड, और इसी को पूरा बोलते हो तो जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, जेमिनल की कैटेगरी कब बोली जाएगी, तो सीधा सीधा लिखना है व्हेन 2 हेलोजन एटम्स, अब क्योंकि हम डाई हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हेलोजन एटम कितने होने वाले हैं, 2, व्हेन 2 हेलोजन एटम्स आर एट सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम में जब आपके 2 हेलोजन एटम अटैच होंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, यहां देखिए जैसे CH3CH और मैं यहां पे लगा दूं 2 Cl एक ही कार्बन पे,
क्या दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर है? यस। क्या ये डाई हैलाइड है? हाँ। और ऐसे डाई हैलाइड है? जेम डाई हैलाइड है। ऐसे डाई हैलाइड है? जेम डाई हैलाइड। जेम क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम देखने को मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये कहीं बीच वाले कार्बन पे हो सकते हैं, डजंट मैटर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक ही कार्बन एटम पे दो हेलोजन एटम है तो इसका मतलब वो क्या है? डाई हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड है। दूसरा आपका आता है बेटा विस डाई हैलाइड। क्या आता है? विस डाई हैलाइड। विस का मतलब यहाँ पे विसिनल पूरा वर्ड है इसका, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है सर, ये कब होता है? व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर attached with neighboring कार्बन एटम्स। जब दो हेलोजन एटम नेबरिंग कार्बन एटम पे जुड़े हुए हो तो उन्हें क्या बोला जाएगा? विस डाई हैलाइड। विस मतलब CH3 या मैं यहीं लगा दूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां मैंने लगा दिया CH। ठीक है, इसी तरह से कहीं पे भी आ सकता है वो, कोई जरूरी नहीं है कि एंड वाला ही हो, ये भी विस डाई हैलाइड में आता है। इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल आपने कभी नाम सुना हो तो एक आपको बहुत पुराने टाइम में या 9th-10th में आपने पढ़ा होगा PVC, कभी नाम सुना है ना? तो PVC में क्या आता है? पॉलीविनाइल। एक सेकंड, नहीं विनाइल वाले कैटेगरी में आएगा। चलिए ये विनाइल वाली कैटेगरी में आया तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, वो विनाइल वाले में आएगा। ठीक है ना, हम लोग भी बाद में विनाइलिक और एलाइलिक पढ़ने वाले उसमें ही आएगा। ठीक है, अब इसमें विस मत लगना, विनाइलिक वाला इसमें नहीं आता है। C कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी देखिए, तीसरी कहलाती है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब देखो अल्फा ओमेगा का यहाँ मीनिंग क्या है? जैसे हम लोगों के अल्फाबेट में क्या होता है? ABCD से लगाकर Z तक होता है, तो साइंस में भी कई बार अल्फा ओमेगा है ना, ऐसे करके है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ऐसे करके लास्ट में आता है ओमेगा। जैसे Z है हमारे लिए, एक तरफ से ओमेगा हमारे लिए क्या है? Z। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता A to Z डाई हैलाइड, तो A to Z का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसमें क्या लिखा जाता है? टू हेलोजन एटम्स आर एट फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ चेन। कार्बन एटम जो लास्ट और फर्स्ट है उनके अंदर एक देखने को मिलेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2Cl, CH2 और CH2 और Cl। ना ये पड़ोसी है ना ये एक कार्बन पर है, तो ये क्या है? फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर अटैच्ड है, इसलिए लोग इस कैटेगरी रख सकते हैं, आपके अल्फा ओमेगा की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इसके अलावा भी आपको हो सकता है कि ये समझ में आए, सर ना तो ये पड़ोसी है, ना ये फर्स्ट लास्ट है और ना ये एक ही कार्बन पर है, तो इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है, मतलब ये तो एक जनरली बनाई गई है। इसके लिए IUPAC नाम आप दे सकते हो, 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन, 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन, बट इसके लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। अब नहीं है तो यहाँ नहीं लिखी, अगर इसको कुछ नाम दे देते तो फिर ऐसे तो कितने सारी चीजों को नाम दे सकते हैं। तो हमने कैटेगरी 3 ही बनाई है, तो कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है सर 3 बनाई तो बाकी वालों को बेचारों को क्यों पीछे रखा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबकी बने। 3 मेजर कैटेगरीज है, बाकी वाले इसमें जो भी आएंगी वो IUPAC नेम में लिख दी जाएगी, कोई दिक्कत? ठीक, तो ये हमारा डाई हैलाइड का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों सेम टाइप के हैलोजन हो चाहे दो अलग अलग टाइप के हैलोजन हो, तब भी वो डाई हैलाइड जेम विस और में ही आता है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग हो तो अलग नाम हो जाएगा, सेम हो तो अलग नहीं, कभी ऐसा इसमें कोई भी ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राई हेलो एल्कीन्स एंड टेट्रा हेलो एल्कीन्स। जैसे डाई हैलाइड्स की कैटेगरी पढ़ी, मोनो हेलो एल्केन्स की कैटेगरी पढ़ी, तो वैसे ट्राई और टेट्रा की कैटेगरी नहीं पढ़ रहे, ना होती है ना हमारे कोर्स में डिटेल में है। हमें बस उनके कुछ नाम पता होने चाहिए। ट्राई हेलो एल्केन्स या इसको हम ट्राई हैलाइड्स बोलते हैं। बनाने को तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी बन सकती है, लेकिन हम लोगों को एक ही कैटेगरी के बारे में ध्यान रखना है जिसमें तीनों की तीनों हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन पर अटैच्ड होंगे। तो तीनों की तीनों एक ही कार्बन पर अटैच्ड होने पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा,
तो बेटा इसको एक नाम दिया जाता है हेलोफॉर्म। ये थोड़ा याद रखना, हेलोफॉर्म और लगा के हम लिख सकते हैं CHX3। और इसी हेलोफॉर्म से दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है CHCl3, एक याद रखना है आपको CHI3। इसको बेटा बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। ये इसको काफी पॉपुलर नाम है, ये याद रखना है। और इसी तरह से इसका नाम है आयोडोफॉर्म। ये दो नाम आप याद रख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। सर इसका कोई IUPAC नाम पूछे तो वैसे IUPAC नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राइक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नाम है, और इसका हो गया ट्राई आयोडोमीथेन। पर याद रखना इनसे ज्यादा ये पॉपुलर है, तो आयोडोफॉर्म आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली ट्राई आयोडोमीथेन बोलने के। तो ये दो नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। और लास्ट आपका आता है टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हैलाइड्स। इसका एक ही एग्जांपल है, आप याद रखना CCl4, जिसे हम नॉर्मली कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, या आप इसे टेट्रा क्लोरोमीथेन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? टेट्रा क्लोरोमीथेन कह सकते हैं। कुल मिलाकर हमें हेलो एल्केन की ये 4 कैटेगरीज थी। भाई मेन ये तो आपके दो काम है, मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन में लगभग आपका सारा काम हो जाएगा। ट्राई हेलो एल्केन में जो RBSc का सिलेबस हुआ करता था पुराना, आज से 3-4 साल पुराना, 2018-19-20 में, उस समय तो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत कुछ था, ठीक है ना। अभी हमारे नहीं है तो हमें याद नहीं रखना है। हाँ, क्लोरोफॉर्म का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आएगा, क्लोरोफॉर्म क्या चीज होती है। एक और नाम सुना होगा आपने CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम फ्रियोन्स भी बोलते हैं। आपके इस चैप्टर के लास्ट में ये थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, ज्यादा नहीं है, आधे पेज का ही है, लेकिन वो एक हमको पता करना है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर में रहेगा मोनो हेलो एल्केन पे, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशंस पढ़ोगे, मोनो हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, सारे कुछ कैरेक्टर उसके पढ़ोगे। डाई हेलो एल्केन्स भी आपके कहीं डिटेल में नहीं है, बट जरूर विश डाई ऐसे कुछ नाम आएंगे तो आप लोगों के ध्यान में होने चाहिए। इज इट क्लियर? अब हमारे पास में आता है इसी तरह से मोनो हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन्स की तरह से ही आता है हेलो एरीन। क्या आता है? हेलो एरीन। चलिए देखते हैं। अब ये हेलो एरीन क्या है? वैसे मैं अभी आपको इसे समझा चुका हूं। हेलो एरीन्स में बेटा बेंजीन रिंग के साथ में हेलोजन जुड़ा होता है। अब बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है ये होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। हेलो एल्केन में जहां आपका कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, वहीं आपका हेलो एरीन्स में यही कार्बन एटम, हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा। ये इसके हो जाता है लोन पेयर्स। इज इट क्लियर? नाउ अब हेलो एरीन्स में भी वापस अलग अलग कैटेगरी बनती है। वही आपका मोनो हेलो एरीन, ठीक है, डाई हेलो एरीन एंड ट्राई हेलो एरीन। ट्राई हेलो एरीन्स वापस देखो मोनो में कैसे। मोनो का मतलब ये है कि एक ही हेलोजन एटम होगा, ठीक है। डाई में कितने होंगे? 2। अब ये 2 यहां और यहां हो, चाहे ये यहां और यहां हो। अब यहां हमको कोई जैम डाई और किस ऐसे नहीं करना है ना। इनके सबके एग्जांपल वगैरह हम सब पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। ये सभी आपके डाई में आ जाते हैं, ठीक है। ट्राई में कोई पूछे तो आप लगातार 3 हेलोजन एटम्स ऐसे लगाइए। और कई बार ये वाला एग्जांपल काफी आपको देखने को मिलेगा। ये सभी ट्राई हेलो एरीन्स में आते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको हेलो एरीन्स जो है वो भी हेलो एल्केन की तरह ही मोनो हेलो एल्केन की तरह ही मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन पता होने चाहिए। अब इसमें वापस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इतने करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये कार्बन एटम ऑलवेज यही रहेगा, तो इसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाने की हम कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है भाई। ये अगर हट गया इस कार्बन, ये हेलोजन एटम इस कार्बन से हट गया, पहली बात ये हेलो एरीन रहा ही नहीं,
जब हेलो एरिन नहीं रहा तो फिर हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो हेलो एरिन का है, तो इसलिए हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, ये यही रहेगा। जो कुछ भी चेंज अगर होना भी है तो वो इन कार्बन की साइड्स में होगा, यहाँ इसके साथ किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। और बात समझ में आई? तो इसमें ज्यादा आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आपको ऐसे ही याद रखना है। अब हम थोड़ा सा अदर क्लासिफिकेशन करके एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये लिख दिया सबने, ठीक है, इजी है, बुक में दे रखा है, और वैसे इसमें ज्यादा दिक्कत है भी नहीं, नाम समझ में आ जाएगा तो आपको इसकी स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगी। अब देखिए कुछ दूसरे टाइप के आपके नाम याद होने चाहिए, वो नाम थोड़े से समझना। मैं इसकी 4 कैटेगरी बना रहा हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो हम क्या करेंगे, कुछ नाम आपको याद रखने हैं। एक आपको नाम याद रखना है बेटा, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक हैलाइड्स, ऐसे करो, ठीक है। एक आपका हो जाएगा एलाइलिक के अलावा विनाइलिक या वाइनिलिक बोलते हैं, विनाइलिक या वाइनिलिक। एक होता है आपका बेटा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, और एक आपका आएगा आपका यहाँ पे एरिल हैलाइड या एरिलिक हैलाइड। ये थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये 2-4 नाम है, ये कैटेगरीज है, आपको पता रखनी पड़ेगी। एलाइलिक कब बोलेंगे, फिक्स है, वो कंडीशन अप्लाई होगी तो ही आप एलाइलिक बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। क्या है कंडीशन, ध्यान से सुने। कोई डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन when attached with sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon and the halogen attached atom is attached with that carbon, मतलब the halogen atom is attached with that sp3 hybridized carbon which is further directly attached with sp2 hybridized carbon atom। यही कंडीशन है और कोई दूसरी कंडीशन नहीं है, तभी उसका नाम क्या पड़ेगा, एलाइलिक। मैं आईयूपीएसी नेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नेम, ये कैटेगरी है, ये क्या है, कैटेगरी। भाई आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़े होंगे जिसमें हम कोई कैटेगरी बना लेते हैं कि भाई ये उस कैटेगरी का है। अब वो कैटेगरी क्या होगी तो उसकी कुछ कैरेक्टर होंगे, है ना। आप लोग क्लासिफिकेशन करते हो बायोलॉजी में, तो हम क्या पढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ऑर्थोपोडानी, मोलस्कान, पता नहीं कितने सारे नाम आप पढ़ते हो, उनमें क्या होता है, जनरल कैरेक्टर्स। अब वो सारे कैरेक्टर्स सब में एज इट इज मिले जरूरी नहीं है, तो क्या होता है, कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं 4-5, वो 4-5 कैरेक्टर अगर सब में है तो फिर हम एग्जांपल्स को उसमें मान लेते हैं। अब सारे के सारे कैरेक्टर एज इट इज नहीं होते, अब उनमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं कि भाई ये फीचर वाइज तो ऐसे दिखता है लेकिन इंटरनल एनाटॉमी उसकी ऐसी है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका एक्सेप्शन में आ जाता है। एक्सेप्शन भी होंगे, हर जगह चीजें होंगी, बस आपको पहले तो मेन पॉइंट पकड़ना है कि ये बात ऐसे है। अब इससे कुछ वायलेट कर रहा है तो वो इसका एक्सेप्शन बन जाएगा, या छोटा मोटा वायलेशन चलता है, ठीक है। क्या समझे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का नेबरिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उसके साथ में हैलोजन हो, वो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ये मोनो हेलो एल्केन के अंदर ही आता है, ठीक है। अब सुनना, एग्जांपल के तौर पे वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तो यही ले लो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। आप ऐसे कर सकते थे, आप इसको हटा के ऐसे लिख दो। मेरा कंडीशन क्लियर होना चाहिए, sp2 उसका पड़ोसी sp3 और उसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा है। और देखो एक एग्जांपल, इसको देखना ध्यान से, मैंने यहां एक डबल बॉन्ड लगाया, लेट मी क्लियर दिस थिंग, ये बेंजीन नहीं है। क्या ये बेंजीन दिख रहा है, नहीं, ये बेंजीन नहीं है। अगर मैं यहां और यहां भी बॉन्ड लगाता तो आप इसे क्या बोलते, बेंजीन। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां बॉन्ड लगाया है और कहीं नहीं, क्या है, साइक्लोहेक्सीन। क्या है ये, साइक्लोहेक्सीन। कई बार बोलते हैं ना कि एक बॉन्ड की कीमत तुम क्या जानो, वो एक बॉन्ड भी क्या कुछ कर सकता है वो तुम्हें नहीं पता।
तुमने गलती, अरे सर मैंने तो गलती से 2 और लगा दिया, आदत पड़ी हुई थी लगा दिए, भैया वो बेंजीन हो गया। सर मैं तो भूल गया साइक्लोहेक्सीन बनाना था, मैंने तो ये कर दिया, बेंजीन की जगह आपने एक ही बॉन्ड बना दिया, तो भैया उससे पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। थोड़ा सा हाथों को कंट्रोल करें, सोच समझ के लिखें। फिर गलती होने के बाद यहाँ एक बॉन्ड है ना, हमारे लिए तो सर ये इतनी सी गलती हो गई, ये गलती नहीं है, क्या पता बॉन्ड बन जाए। अगर ये गलती कहीं सही जगह पे हो गई, ऐसे हो गई, तो भैया ये तो पूरा आंसर, पूरा कैरेक्टर, पूरे फीचर्स बदल जाएंगे। तो इसलिए ऐसी गलती से बचें। अब सुनना ध्यान से, इसके आगे क्या ये कैटेगरी फॉलो कर रहा है, कर रहा है। बेटा ये कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। इसका पड़ोसी ये वाला कैसा है, sp3, और क्या उस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एलाइलिक की कैटेगरी में आएगा। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन और कर देता है एग्जामिनर, क्या ये एलाइलिक है, क्या ये एलाइलिक है, अरे है भाई, ये कैसा है बेटा, sp2, ये कुछ नहीं बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, सर आपने यहाँ 3 ही बॉन्ड बनाए, कार्बन को तो 4 होते हैं। अरे भैया ये मान लिया जाता है, जब कुछ नहीं है तो क्या है, हाइड्रोजन। बेंजीन में नहीं मानते क्या, तो कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, पर ये है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे हैलोजन आ गया, तो क्या ये तीनों की कैटेगरी एलाइलिक हुई कि नहीं हुई, हुई। तो ये तीनों के तीनों एलाइलिक की कैटेगरी में आते हैं। बोलो समझ में आई बात, ठीक। अब सुने, ये तो हो गई इसकी कैटेगरी, तो आपको मेन कंडीशन याद रखनी है। अब बेंजीलिक और एलाइलिक में कुछ खास फर्क नहीं है, कंडीशन वही है, बस अंतर ये है कि ये जो डबल बॉन्ड था ये किसी भी नॉर्मल एल्कीन ग्रुप का होगा, कहां पर, एलाइलिक में। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड किसी बेंजीन रिंग का है, देखो अंतर इसलिए आ जाएगा, यही सब कुछ किसका है, बेंजीन रिंग का। यहां और यहां में अंतर समझना, ये सिर्फ एक एल्कीन है साइक्लोहेक्सीन, और उसके साथ में आगे ये फीचर हुआ है, यहां पर सब कुछ सेम ही दिख रहा है आपको, पर ये जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम था वो अब किसका है, एक बेंजीन रिंग का अगर हो तो फिर उसका नाम क्या पड़ जाएगा, बेंजीलिक हैलाइड। सब कुछ सेम, सब कुछ वही रहेगा, sp2 फिर sp3 और उसके साथ हैलोजन, कंडीशन एज इट इज। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका अभी ये जो सिस्टम है वो एक बेंजीन रिंग का होगा, तो वो नाम क्या पड़ जाएगा, बेंजीन। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, और आरबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई में भी शायद आया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार आया हुआ है। सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिलिक क्लोराइड। What is the structure of benzylic chloride? Write the structural formula of benzylic chloride. अब वहां पर अक्सर 70% बच्चे जो है गलती करके बेंजीलिक क्लोराइड, तो बेंजीन, और क्लोराइड तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, क्लोराइड लगा देते हैं, हमारा आंसर और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बाहर निकले, तो ये तो हमारा सही हो ही गया। पर ये बेंजीलिक था, बेंजाइलिक था, या इवन अगर तुम्हें बेंजिल क्लोराइड भी दे देना तब भी यही है, बेंजिल क्लोराइड यही होता है। तो जिल जीन में अंतर है, तो बेंजीलिक क्लोराइड पूछा था और आपका सिंपल सा आंसर था ये, यहाँ पर CH2 और Cl लगा के आना था, और ये करेक्ट आंसर था। आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ऐसा का ऐसा सवाल आ गया एक बार अल्कोहल में, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीलिक अल्कोहल, सेम, अरे कंडीशन तो वही रहेगी, बेंजीलिक अल्कोहल का मतलब ये बेंजीन रिंग, ये CH2, ये OH। तो ये 3 बार पूछा गया है, 2 बार बेंजीलिक क्लोराइड के नाम से और 1 बार बेंजीलिक अल्कोहल के नाम से, पता रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, कहां से क्या बन सकता है सवाल, अगर आपको नहीं पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इसीलिए जरूरी है कि हमें कहां स्ट्रेस करना है, कहां स्ट्रेस नहीं करना है, कौन सी चीजें छोड़ सकते हैं। कोई भी चैप्टर 100% पढ़कर ना तो आप जा सकते हो, ना अगर पढ़ भी लोगे तो याद नहीं होने वाला 100%। तो ऐसे में क्या होता है कि उस चैप्टर का 80% पोर्शन या तो आप अपने टीचर से पूछ लेते हो, सर इसमें काम की बातें बता दो, या अगर आपने खुद में ये स्किल है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप उसमें टिक लगा लोगे और बोल दो कि भाई देखो सर पिछले 10 सालों में यहाँ से हर बार क्वेश्चन बना है, तो ऐसी हमारी किस्मत फूटी हुई नहीं है कि हमारे इस साल में नहीं बनेगा।
अच्छा मान लो कि हमारी इतनी किस्मत खराब है कि 10 साल से जहां से सवाल नहीं आया वहां से सवाल आ गया, तो भैया इतनी भी बुरी नहीं है। तो एक आध चैप्टर से ऐसा हो सकता है धोखा कि जहां 10 सालों से सवाल नहीं बना वहां से हम लोगों का कुछ नया ही सवाल बन गया। चलो आपने वो नहीं पढ़ा जो छोड़ के गए थे, तो भैया क्या लगता है आपको ऐसे आपके टोटल जितने भी 16 चैप्टर्स है, क्या 16 चैप्टर्स में सब में ऐसा होगा? इम्पॉसिबल है। ऐसा तो एक चैप्टर में भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, पूछने का तरीका बदल सकता है ना, सीबीएसई के अंदर पूछने के तरीके बदल जाते हैं, डेटा बदल जाते हैं, वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बताया था कि ग्लूकोज की आइडेंटिफिकेशन की जो रिएक्शंस है वो आज तक आई थी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसको पूरी तरह से इग्नोर करके फिर आप लोगों को कोई तीसरा अलग से क्वेश्चन बना के देंगे। जी नहीं, वो लगभग हर बार पूछी गई है। हाँ, किसी कारण से कोई ईयर में नहीं पूछी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन जब आप देख लेते हो तो आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको अगर कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, जब आप 10 इयर्स के पेपर्स देख लेते हो तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की नौबत खत्म हो जाती है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद कह दोगे सर ये टॉपिक 10 साल में 6 बार पूछ लिया, इससे ही सवाल बनते हैं, बस कह दो ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा कोई टॉपिक जिससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, पढ़ के तो सारे जाने हैं, पर जब रिवीजन या ज्यादा स्ट्रेस देने की बात आएगी तो हम उसके अंदर मान लो 20 टॉपिक एक चैप्टर में है तो 15 टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं और 5 टॉपिक को लगभग इग्नोर किया गया है। तो फिर आप उन 5 को भी इग्नोर करके जा सकते हो या थोड़ा कम पढ़ के जा सकते हो, ऐसे सवालों को छोड़ के नहीं जा सकते। अब बात आती है विनाइलिक की। विनाइलिक में कंडीशन बदल जाती है। विनाइलिक की कंडीशन है कि जिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की हम बात कर रहे हैं उसके साथ में सीधा सीधा हेलोजन एटम जुड़ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। तो अभी जो मैंने कुछ टाइम पहले पीवीसी बोलना चाहा था, जिसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहां मैंने गलती से बोल दिया था, यहां पर अब आप याद रखें वापस। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है, किसका? विनाइल क्लोराइड का। मतलब विनाइल क्लोराइड के बार बार पॉलीमराइजेशन से क्या बना होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है भैया? ये कहलाता है विनाइल क्लोराइड। क्या ये इसका आईयूपीएसी नाम है? जी नहीं, ये कैटेगरी है, ये सिर्फ एक कैटेगरी है विनाइल क्लोराइड। तो विनाइलिक क्लोराइड या विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड का मतलब जब आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ सीधा सीधा हेलोजन जुड़ा हो तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके जितने भी एग्जांपल करने चाहो कर दो, बस sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ हमारा हेलोजन होगा। एरिलिक इसी की कैटेगरी का है, बस अंतर क्या है? अब ये डबल बॉन्ड किसका होगा? बेंजीन रिंग का, इसीलिए मैंने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिखा है। ये आपका जिसे आप हेलो एरीन बोलते हो, इसे ही तुम क्या बोलते हो? हेलो एरीन। यही क्या है? एरिलिक हैलाइड। तो हेलो एरीन का मतलब जब आपकी बेंजीन रिंग के साथ सीधा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जुड़ा हो तो उसे क्या बोला जाएगा? हेलो एरीन या एरिलिक हैलाइड। बोलिए, कोई दिक्कत? ये 4 तरह की कैटेगरीज, इसमें से ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ये आपकी बुक में दे रखा है, ये आपको इतना आना चाहिए। तो बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको हमने काफी हद तक काफी सारी चीजें एलिलिक, बेंजिलिक, उसके बाद में आपका एरिल, ये सब पढ़ा दिया है ना? कुछ भी पीछे नहीं रखा है। तो एक तरह से आपका क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन खत्म होता है। आपकी बुक के ऑलमोस्ट 2 पेज, 2 से 2.5 पेज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं।